नमस्कार साथियों, नेशनल कोचिंग क्लासेज एनसीसी में आपका स्वागत है। इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी को सभी सब्जेक्ट के वीडियो प्राप्त होंगे और हम बात कर रहे थे अपने सब्जेक्ट बायोलॉजी के बारे में और उसमें अपना कॉन्सेप्ट चल रहा था म्यूटेशन। तो जैसा कि हम म्यूटेशन में कंप्लीट कर चुके थे कि म्यूटेशन है क्या, जीव में अचानक होने वाला स्थायी वंशागत परिवर्तन उत्परिवर्तन कहलाता है और उत्परिवर्तन शब्द नाम ह्यूगो डी व्रिज ने दिया जो हॉलैंड के थे। इसके अतिरिक्त हमने कहा, जैसे पिछले वाले वीडियो में हमने कहा कि भ्रूण के अंतर्गत जब युग्मकों में परिवर्तन आता है या युग्मनज में परिवर्तन आता है तो भ्रूण के अंतर्गत भी परिवर्तन आता है और भ्रूण के जीनोटाइप और फिनोटाइप में आने वाला परिवर्तन ही क्या कहलाता है? म्यूटेशन कहलाता है। तो चर्चा करेंगे हम आगे अपने टॉपिक के बारे में और अपना टॉपिक चल रहा था उत्परिवर्तन, म्यूटेशन। तो आगे चर्चा करते हैं हम कि उत्परिवर्तन जो शब्द नाम है वो किसने दिया। उत्परिवर्तन जो शब्द है सर्वप्रथम ह्यूगो डी व्रिज नाम वैज्ञानिक ने सन 1901 में प्रस्तुत किया। यह वैज्ञानिक हॉलैंड देश के थे और इन्होंने सर्वप्रथम इवनिंग प्रिमरोज पादप पर अपना अध्ययन किया। तो पूछा जा सकता है कि उत्परिवर्तन का अध्ययन किस पादप में किया गया? तो उत्परिवर्तन का अध्ययन किस में किया गया, यहां से प्रश्न आता है। तो हम कह सकते हैं कि इवनिंग प्रिमरोज पादप में उत्परिवर्तन का अध्ययन किया गया और इस पादप का एक अन्य नाम है आर्नियोथेरा लेमाक्रियाना। तो कई कंपटीशन क्लासेज में, कई कंपटीशन में, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि उत्परिवर्तन का अध्ययन किस पादप में किया गया? इवनिंग प्रिमरोज में, जिसका नाम है आर्नियोथेरा लेमाक्रियाना। ये एक गुलाब की किस्म है। तो हम चर्चा करते हैं उत्परिवर्तन के अध्ययन के अंतर्गत कि उत्परिवर्तन इवनिंग प्रिमरोज पादप पे इसका अध्ययन किया गया, लेकिन उत्परिवर्तन देखा किसने सबसे पहले? सर्वप्रथम सन 1791 में सेट्राइट जो इंग्लैंड का था, और ये गडरिया था जिन्होंने भेड़ों के झुंड में छोटी टांगों वाली भेड़ को देखा और उसे एनकोन नाम दिया। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि सर्वप्रथम म्यूटेशन को देखा किसने? सेट्राइट ने देखा, ये इंग्लैंड का था, और भेड़ों के झुंड में देखा, और जिस भेड़ को उसने देखा उसे नाम क्या दिया? एनकोन। तो यहां से प्रश्न पुटअप किया जा सकता है कि उत्परिवर्तन को सर्वप्रथम किसमें देखा गया और उस भेड़ का क्या नाम था? सेट्राइट गडरिया देखा और उसे नाम दिया एनकोन। चलिए चर्चा आगे करते हैं हम। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अब हम आगे चलते हैं उत्परिवर्तन के जनक के बारे में। चलिए तो हम बात करते हैं फादर ऑफ म्यूटेशन, उत्परिवर्तन के जनक।
उत्परिवर्तन के जनक। उत्परिवर्तन का जो जनक है वह ह्यूगो डी व्रिज को कहा जाता है। ह्यूगो डी व्रिज मैंने बताया आपको कहाँ के हैं, ये पोलैंड के हैं। और इसी प्रकार विश्लेषणात्मक उत्परिवर्तन के जनक, विश्लेषणात्मक उत्परिवर्तन के जनक टी.एच. मॉर्गन को कहा जाता है। टी.एच. मॉर्गन, जिनका पूरा नाम थॉमस हंट मॉर्गन है। इसके अंदर हम बात करते हैं, टी.एच. मॉर्गन ने सबसे पहले प्रयोगात्मक रूप से ड्रोसोफिला मेलनोगास्टर फलमक्खी पर अपने शोध कार्य किए और प्रायोगिक रूप से उत्परिवर्तन का अध्ययन किया। तो विश्लेषणात्मक रूप से जो उत्परिवर्तन का अध्ययन किया वो किसने किया? टी.एच. मॉर्गन ने किया। इसलिए विश्लेषणात्मक उत्परिवर्तन के जनक या प्रयोगात्मक उत्परिवर्तन के जनक टी.एच. मॉर्गन को कहा जाता है। इन्होंने अपना अध्ययन ड्रोसोफिला मेलनोगास्टर जो फलमक्खी है, ड्रोसोफिला मेलनोगास्टर फलमक्खी पर अपने शोध कार्य किए। हम जान पाते हैं कि इनमें क्रोमोसोम की संख्या 2n=8 और हैप्लॉइड 4 होती है। तो ये बात हुई विश्लेषणात्मक उत्परिवर्तन के बारे में। लेकिन आगे हम बात करते हैं उत्परिवर्तन की इकाई के बारे में। तो देखिए, हम बात करते हैं यूनिट ऑफ म्यूटेशन, उत्परिवर्तन की इकाई। उत्परिवर्तन की इकाई म्यूटॉन को कहते हैं। म्यूटॉन, जब म्यूटॉन में परिवर्तन आता है, म्यूटॉन क्या है? यह जीन की आपको इकाइयों के बारे में पता है। एक वैज्ञानिक है सिमार वेंजर, और सिमार वेंजर के द्वारा जीन की इकाइयों के बारे में बताया गया है। आपको पता होगा इस इकाइयों के बारे में, जैसे सिस्टोन, म्यूटॉन, रिकॉन, कॉम्पेलॉन, ऑपेरॉन। सिस्टोन, म्यूटॉन, रिकॉन, कॉम्पेलॉन, ऑपेरॉन यह जीन की इकाइयां है। और एक है रेप्लिकॉन। तो ये जीन की इकाइयां है। तो इन जीन की इकाइयां आप जान पाते हैं कि जो जीन है वह कहाँ उपस्थित होते हैं? गुणसूत्र पर उपस्थित होते हैं। जीन जिन्हें हम डीएनए खंड भी कहते हैं, और जीन गुणसूत्र के जिस स्थान पर पाए जाते हैं उसे लोकस या विस्थल कहा जाता है। तो गुणसूत्रों के ऊपर ये जीन उपस्थित होते हैं, और जीन गुणसूत्रों पर रेखीय क्रम में उपस्थित होते हैं, उस स्थान को हम लोकस कहते हैं। और इस जीन की ये इकाइयां होती है। तो जीन की इकाइयों में जैसे सिस्टोन के बारे में हम बात करते हैं जो प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती है, और म्यूटॉन यह जीवों में उत्परिवर्तन को उत्पन्न करने का कार्य करती है। रिकॉन यह पुनः संयोजन का कार्य, रिकॉम्बिनेशन का कार्य करती है। हम चर्चाएं करेंगे इसके आगे कॉन्सेप्ट के इसमें, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं इसके बारे में, म्यूटॉन के बारे में। तो म्यूटॉन क्या है? यह जीन की उत्परिवर्तन की इकाई है। ये मैंने आपको एक सिंबल के रूप में थोड़ा बहुत बताया है कि सिमार वेंजर ने किस प्रकार से जीन की इकाइयों को
बताया है। तो म्यूटॉन क्या है? उत्परिवर्तन की इकाई। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है यह है कि उत्परिवर्तन की इकाई किसे कहते हैं? म्यूटॉन को कहते हैं। तो हमने कल बताया भी था आपको कि म्यूटॉन यह उत्परिवर्तन कब होता है? उत्परिवर्तन कब होता है? उत्परिवर्तन कब होता है? जैसे हमने कहा, या तो युग्मकों के निर्माण के पहले, या युग्मकों में, या युग्मनज में। तो युग्मकों के निर्माण के पहले, युग्मकों में, या युग्मकों के निर्माण के समय, युग्मकों के निर्माण के पहले या युग्मकों के निर्माण के समय या युग्मनज में यह उत्परिवर्तन हो सकता है। और मैंने आपको बताया था कि जैसे हमने कल बताया कि चाहे वह स्पर्म की बात की या हमने ओवम की बात की, और हमने कल बताया था कि इसमें n बराबर 23, इसमें n बराबर 23 क्रोमोसोम संख्या, और जब इनमें निषेचन की क्रिया होती है तो जाइगोट बनता है, और जो जाइगोट है उस जाइगोट में या तो युग्मक के निर्माण के पहले या युग्मक के निर्माण के समय या युग्मनज में जब परिवर्तन आता है, तो जैसा हमने कल बताया आपको इस भ्रूण के जीनोटाइप में, या फिनोटाइप में जो परिवर्तन आता है, इसके जीनोटाइप में या फिनोटाइप में जो परिवर्तन आता है वही उत्परिवर्तन कहलाता है। तो डिपेंडेंट ये करता है कि उत्परिवर्तन कब होता है? युग्मकों के निर्माण के पहले, युग्मकों के निर्माण के समय, या इस युग्मनज में। यहां युग्मक जननांगों में बनेंगे, उसके पहले भी उत्परिवर्तन हो सकता है, या युग्मकों के निर्माण के समय जब युग्मक बनेंगे तो उनमें चेंजेस हो जाए, क्रोमोसोम की संख्या बढ़ जाए। जैसे आपने पढ़ा होगा पटाउ सिंड्रोम के बारे में, मादा के अंदर गुणसूत्रों की संख्या 24 हो जाती है ओवम में, जिससे हम बात कर सकते हैं गुणसूत्र संख्या 47 हो जाती है। तो पटाउ सिंड्रोम है, चाहे एडवर्ड सिंड्रोम है, चाहे डाउन सिंड्रोम है, उसमें क्रोमोसोम में युग्मक के निर्माण के समय परिवर्तन आता है। या कभी कभी जब युग्मनज बन जाता है उसमें अल्फा, बीटा, गामा या अल्ट्रावायलेट किरणें या मस्टर्ड गैस उनके द्वारा परिवर्तन आ जाता है। और जब क्रोमोसोम जीन में अल्टरनेट होता है, परिवर्तन होता है, तो इस भ्रूण में भी परिवर्तन होता है। इस भ्रूण के जीनोटाइप और फिनोटाइप लक्षण प्ररूप और जीन प्ररूप में परिवर्तन आता है, और यही परिवर्तन उत्परिवर्तन कहलाता है। डार्विन ने इन उत्परिवर्तन को स्पॉट्स कहा, स्पॉट्स। तो डार्विन ने इन्हें स्पॉट्स के रूप में व्यक्त किया।